तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक रिसेंटली रिलीज हुई प्रॉपर हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को जिसका नाम है नाइट ऑफ डिसेप्शन AKA दज्जाल। मूवी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है, कुछ कॉन्सेप्ट इविल डेड जैसा भी है, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने बेबी इन द बास्केट फिल्म को एक्सप्लेन किया है जहाँ पर एक शैतानी बच्चा नन के कॉन्वेंट में आ जाता है, तो उसके बाद क्या होगा उसे जानने के लिए तो आपको जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि उस वीडियो का लिंक आपको वहीं पर मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में एक घर के अंदर हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि खून से लथपथ थी और वो काफी डरी हुई थी कि तभी कोई उस लड़की को खींचकर अपने साथ लेकर चला जाता है। और असल में ये एक आदमी होता है जिसने की गोट वाला मास्क पहना हुआ था जो कि हाफ गोट हाफ ह्यूमन बेफोमेट के सिंबल को दर्शाता है, यानी कि सेटन को। खैर अब यही मास्क वाला व्यक्ति उस लड़की के सर में एक मशेटी की मदद से स्टैब करके उसे खत्म कर देता है और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि डर कर उठ गया था। खैर ये मूवी का इंट्रो होता है और दज्जाल का मीनिंग होता है डिसीवर, जो कि खुद को भगवान बताए या फिर समझे और इंसानों को उनकी सच्ची राह से भटका दे, जैसे कि डेविल करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिरुल और उसके दोस्त और पार्टनर फेंडी को देखते हैं और असल में मिरुल ही वही लड़का था जो कि डर कर इस भयानक सपने से उठा था। खैर अब ये दोनों ही पुलिस के लिए क्लीनर्स का काम करते हैं, यानी कि जो क्राइम साइट होती हैं वहां पर खून वगैरह साफ किया करते और लाशों को लेकर जाया करते। खैर फिलहाल अभी वो भी एक ऐसी ही साइट पर जा रहे थे, लेकिन दिक्कत ये होती है कि फेंडी उस केस की फाइल को ऑफिस में ही छोड़कर आ गया था जिसके अंदर उस क्राइम साइट के बारे में पूरी रिपोर्ट लिखी हुई थी कि वहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। खैर फेंडी कहता है कि उन्हें एड्रेस तो पता ही है तो वो खुद जाकर वहां पर पता कर लेंगे या फिर वो बस क्लीनिंग करके वहां से निकल जाएंगे क्योंकि यही उनका काम था। बेसिकली वो यही सोच रहे थे कि उनका काम खाली इतना सा है तो यहाँ पर डिटेल्स लेकर वो क्या ही कर लेते। खैर अब वो दोनों रोड पर जा रहे थे कि तभी उनका टायर पंक्चर हो जाता है, तो वो दोनों वैन से बाहर निकल कर टायर चेंज करने लगते हैं। अब फेंडी बात करते हुए मिरुल से उसके ट्विन ब्रदर या फिर सिस्टर के बारे में पूछता है जो कि 2 साल की उम्र में ही मिरुल से बिछड़ गए थे और फिर कभी भी नहीं मिल पाए। खैर मिरुल बताता है कि उसे इस बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, इनफैक्ट उसे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़की थी या फिर लड़का था, लेकिन उसका नाम लूकमान था क्योंकि मिरुल के मॉम ने उसे बस इतना ही बताया था और मिरुल ने कभी भी कुछ और उनसे पूछा नहीं। खैर अब वो दोनों ही टायर बदल रहे थे कि तभी वहां पर एक आदमी अपनी लाल कार में आता है और उसके साथ उसकी बीवी भी थी, लेकिन हम उसको अच्छे से देख नहीं पाते। खैर वो व्यक्ति कार से बाहर निकलकर उन दोनों के पास जाता है और पूछता है कि क्या उनकी वैन पंक्चर हो गई है। वो बताते हैं कि ये होता रहता है क्योंकि वहां पर बच्चे रोड पर नेल्स और नुकीली वुडन पीसेस को फेंक देते हैं और ऐसा उसको इसलिए पता है क्योंकि वो पास में ही रहता है। अब क्योंकि टायर ऑलमोस्ट चेंज हो गया था तो वो आदमी वहां से जाने लगता है और वो जाने से पहले उन दोनों को सांपों से बचकर रहने के लिए कहता है क्योंकि वहां पर ढेर सारे सांप थे। फिर वो वहां से निकल जाता है। अब मिरुल और फेंडी भी साइड पर पहुंच गए थे और वो शहर से दूर एक घर था। खैर अब मिरुल उस घर को देखकर फेंडी को ये बताता है कि उसे ये सब डेजा वू जैसा लग रहा है। फिर वो दोनों वैन से अपने इक्विपमेंट्स को निकालने लगते हैं और वहां पर दूर मिरुल को एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, लेकिन फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। और डेजा वू मतलब होता है कि जैसे कोई इवेंट पहले ही घटित हो चुके हों, यानी कि किसी इंसान को ऐसा आभास होने लगता है। खैर अब वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं, लेकिन घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो दोनों ऐसे ही घर को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं। अब मिरुल नीचे एक्सप्लोर करने लगता है और फेंडी ऊपर चला जाता है। नीचे मिरुल को क्राइम साइट मिल जाती है और वो नीचे फ्लोर पर खून को देखता है और असल में ये चीज खुद को खत्म करने वाली चीज तो नहीं लग रही थी। खैर तभी मिरुल को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो नीचे और एक्सप्लोर करने लगता है और ऐसे ही उसे किचन में एक फ्यूज बॉक्स मिलता है, लेकिन लाइट अभी भी ऑन नहीं हो रही थी, यानी कि अगर फेंडी फाइल नहीं भूला होता तो शायद इनको इस केस की डिटेल्स पता होती। खैर ऊपर एक्सप्लोर कर रहे फेंडी को एक और साइट मिलती है और वो नीचे आकर मिरुल को उसके बारे में बताता है। अब ये दोनों सोच में पड़ गए थे कि 2 क्राइम साइट्स और वो भी एक ही घर में, और ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर। खैर अब ये दोनों ही ऊपर दूसरी साइट पर जाते हैं और मिरुल साइट की पिक्चर्स लेने लगता है और वो फेंडी को बाकी के रूम्स को भी चेक करने के लिए बोलता है, क्या पता वहाँ पर और भी कुछ हो सकता था। अब ऐसे ही और एक्सप्लोर करते हुए फेंडी को एक रूम मिलता है, लेकिन वो बंद होता है, तो वो की होल से अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदर कोई दिखाई देता है और वो इससे काफी डर गया था। अब वो वहां से जाने लगता है कि तभी उस रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब फेंडी उस रूम के अंदर देखता है जिससे वो काफी घबरा जाता है।
खैर तभी मिरुल को एक चेयर के नीचे कुछ दिखाई देता है, तो वो उसे नीचे से उठाकर देखता है तो वहां पर उसे किसी की उंगली दिखाई देती है और वो इससे काफी डर गया था। अब वो फिंगर नीचे गिर जाती है कि तभी मिरुल फेंडी की आवाज सुनता है और जब वो नीचे देखता है तो वहां पर कोई फिंगर थी ही नहीं। अब फिर मिरुल जल्दी से फेंडी के पास जाता है और फेंडी उसको तीसरी साइड दिखाता है, यानी कि यहाँ पर कोई तीसरा हादसा भी हुआ था जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने खुद को खत्म किया हो। खैर अब फेंडी यहाँ पर पछता रहा होता है कि उसको रिपोर्ट साथ लानी चाहिए थी और ये बात तो मैंने पहले ही कही थी। खैर मिरुल को कुछ भी सही नहीं लगता और वो फेंडी से कहता है कि वो जल्दी से उस घर में लाइटनिंग करके उसकी क्लीनिंग करके वहां से निकल जाएंगे। खैर अब हम उस छोटी लड़की को देख पाते हैं जो कि अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है जिसका नाम लैला होता है और वो उसको बताती है कि उस घर में 2 आदमी आए हैं और ये बात सुनकर लैला काफी डर गई थी, यानी कि इस घर के अंदर जरूर ऐसा कुछ है जो कि आसपास वाले लोगों को पता था। खैर फिर हम मिरुल और फेंडी को ही घर के अंदर क्लीनिंग करते देखते हैं और मिरुल को अब फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है तो वो फिर से चेक करने जाता है। अब मिरुल एक कमरे के अंदर जाने लगता है कि तभी हम उसके पीछे से एक लेडी के भूत को देखते हैं। खैर इसके बाद में हम इसायक नाम के एक शेमन को देख पाते हैं जो कि प्रे कर रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल पर लैला की कॉल आती है। खैर अब घर पर मिरुल और फेंडी कुछ टाइम का ब्रेक लेते हैं और फिर वो दोनों एक एक साइड की क्लीनिंग करने का सोचते हैं। अब फेंडी जो होता है वो उस दूसरी साइड को क्लीन करने वाला था। बात करें मिरुल के बारे में तो वो उस जगह को क्लीन करने वाला था जहां पर किसी ने खुद को खत्म किया था। अब फेंडी ने तो साइड क्लीन कर दी थी और वो जैसे ही मिरुल के पास जाने लगता है तो उसका पैर एक कारपेट में फंस गया था जिसकी वजह से कारपेट हट जाता है और उसके नीचे कुछ था। फेंडी कारपेट उठाकर देखता है तो उसके नीचे एक पेंटाग्राम बना हुआ था और ये पेंटाग्राम किसी रिचुअल को दर्शाता है। खैर फेंडी को तो ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो और जानने के लिए उस रूम के कबर्ड को खोलता है और उसके अंदर वो ढेर सारी चीजों को देखता है जो कि सेटन और डेविल से रिलेटेड थी। अब फेंडी को एक बक्सा मिलता है और जब वो उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर उसको एक प्लेट, 6 लाल कैंडल और बेफोमेट का एक आइडल मिलता है। साथ ही साथ उसके अंदर एक डैगर जैसा भी कुछ था और एक किताब भी थी जिसको लाल प्लास्टिक के अंदर रैप करा गया था और ऊपर से कांटे वाली तार भी लगाई गई थी। लेकिन फिर भी वो उस बुक को ओपन करने की कोशिश करता है और वो किताब काफी क्रीपी थी, उस पर एक स्कल भी बना हुआ था। खैर अब उस किताब को खोलने के चक्कर में कांटों की वजह से उसकी फिंगर कट जाती है और खून की एक बूंद उस किताब पर गिर गई थी, जिसके बाद वो तुरंत ही किताब खुल जाती है और यहाँ पर ये हमको समझ आता है कि ये किताब बिल्कुल इविल डेड जैसी किताब है। खैर उस किताब के अंदर सब कुछ सैटानिक रिचुअल से रिलेटेड था। अब फेंडी जो होता है वो उस किताब के अंदर से एक शब्द बोल देता है जो कि था बाल-ज़बाग और तभी होता यह है कि बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और कोई चीज बाहर जंगल में से उस घर के अंदर आ जाती है और अब इन सब से फेंडी काफी डर चुका था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या था। एंड आई बिलीव कि इस चीज की इंस्पिरेशन पक्का इविल डेड से ली गई है क्योंकि उस किताब से भी अगर कुछ पढ़ा जाता है तो बाहर से कोई इविल एंटिटी अंदर आ जाती है। खैर अब मिरुल ऊपर फेंडी के पास जाता है और फेंडी अंदर रूम से बाहर आ रहा था। वो काफी डरा हुआ था लेकिन वो मिरुल को इस बारे में कुछ नहीं बताता। फिर वो दोनों नीचे आकर देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ था तो वो दरवाजे को बंद करके वापस से सफाई करने में लग जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि जिन साइट्स की उन्होंने सफाई की थी वो फिर से पहले जैसी हो गई थी और मिरुल ने वो सारा सैटेनिक रिचुअल वाला सामान भी देख लिया था और अब वो समझ गया था कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब वो दोनों इससे काफी डर जाते हैं और वो दोनों जल्दी से उस घर से जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों डोर नॉब को टच करते हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं। फिर वो विंडो को भी हाथ लगाते हैं तो तब भी उनके हाथ जल गए थे, यानी कि कोई शक्ति थी जो कि उनको यहीं पर रोक कर रख रही थी। अब क्योंकि वो दोनों वहां पर ट्रैप हो गए थे तो मिरुल फेंडी के ऊपर गुस्सा करने लगता है। वो उससे पूछता है कि वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, वो सभी चीजें क्लियरली डेविल से रिलेटेड थी और उसने उन चीजों को टच करने का कैसे सोचा। फिर मिरुल पूछता है कि उसने किताब में से क्या पढ़ा था तो वो कहता है कि उसने खाली एक शब्द कहा था। अब मिरुल थोड़ा सा शांत होता है और वो दोनों सोचने लगते हैं कि वो दोनों वहां से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो फेंडी कहता है कि शायद उन्हें वहां से निकलने का रास्ता उसी किताब में से मिलेगा, लेकिन मिरुल को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता क्योंकि एक शब्द पढ़ने से वो यहाँ पर ट्रैप हो गए थे। अगर पूरी किताब पढ़ दी तो क्या होगा। मीनवाइल लैला इसायक के पास जाती है और उसको बताती है कि वो सब फिर से शुरू हो चुका है और यहाँ वो मिरुल और फेंडी की बात कर रही थी। असल में यहाँ पर मिरुल और फेंडी के साथ में जो कुछ हो रहा था वो यहाँ पहले भी घटित हो चुका है, जिसके बारे में इसायक पहले से ही जानता था, लैला भी जानती थी। खैर अब इसायक जो होता है वो जल्दी से तैयार होने लगता है कि तभी फेंडी की बात मानकर मिरुल उस किताब में से एक तरीका ढूंढने लगता है कि अगर वो 4 फॉरबिडन शब्द पढ़ेंगे तो वो वहां से बाहर निकल सकते हैं। सो उनको करना यह है कि उनमें से एक को उस पेंटाग्राम के बीच बैठना होगा और ये काम फेंडी करता है। जिसके बाद में फेंडी को उस बक्से से जो प्लेट मिली थी उसके अंदर उसे अपने खून का एक कतरा डालना होगा। अब फेंडी भी वैसा ही करता है। अब फेंडी को वो 4 फॉरबिडन शब्द बोलने होंगे और उसके बाद फेंडी को वो प्लेट स्पिन करनी पड़ेगी, यानी कि घुमानी पड़ेगी
जाएगी और जब प्लेट नीचे गिरेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी फेंडी उन वर्जित शब्दों को बोलने लगता है और उसे रूम के बाहर वही लड़की दिखाई देती है जिसे शुरुआत में उस गोट मास्क वाले व्यक्ति ने मशेटी से मारा था। अब तभी मिरुल को वहां पर एक लेडी दिखती है जिसके हाथ में एक चाकू था और उसने रेड कपड़े पहने थे। यहाँ पर फेंडी वो प्लेट स्पिन कर देता है और वो लेडी भी मिरुल की तरफ उस पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही प्लेट नीचे गिरती है वो लेडी वहां से गायब हो गई थी और फेंडी और मिरुल भी बेहोश हो जाते हैं। खैर अब थोड़ी देर के बाद में इन दोनों को होश आता है और उनको लगता है कि अब वो फाइनली घर से निकल पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो दोनों उस घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर बस जंगल ही जंगल था, वहां पर कुछ भी नहीं था, यानी कि अब वो वहां से निकल ही नहीं सकते थे। शायद से वो किसी और ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए। वो दोनों ये देखकर काफी डर गए थे। अब वो वापस घर के अंदर जाते हैं और अंदर उन दोनों को उन लोगों की लाशें मिलती हैं जो कि वहां पर खत्म हो गए थे। वो दोनों जल्दी से भागकर ऊपर तीसरी साइड पर जाते हैं और वहां पर उन्हें फांसी टंगा एक आदमी दिखता है और अचानक से वो भी गायब हो जाता है। वो दोनों ये देखकर बहुत डर गए थे। वो भागकर नीचे आते हैं। तभी फेंडी कहता है कि ये सब शायद एक सपना है, लेकिन ये सुनकर मिरुल फेंडी को एक पंच मारता है, उसको ये बताने के लिए कि वो सपने में नहीं थे। अब वो दोनों बहुत ही ज्यादा बेबस हो गए थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या। खैर अब ये दोनों वहां फंसने का शौक मना ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखते हैं कि पहली साइड पर उस आदमी की बॉडी गायब थी। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो बॉडी अपने आप गायब कैसे हो गई और बॉडी अपने आप तो चल नहीं सकती थी। वो दोनों यही सोच रहे थे कि तभी वो उन दोनों आदमियों की बॉडीज को घर के बाहर देखते हैं और वो ये देखकर वहां से भागने लगते हैं और तभी उन्हें रूम के बाहर वही मास्क वाला आदमी मिलता है जो कि उन दोनों पर हमला करता है। खैर वो दोनों उससे बच जाते हैं और फेंडी ऊपर तीसरी साइड पर चला जाता है जहां पर वो उस फांसी लगे आदमी की बॉडी को देखता है और वो डर कर वहां से भागने लगता है। अब मिरुल जो होता है वो डर कर छुप जाता है और एक हथियार की तरह वो अपने साथ एक टूटी हुई बोतल का टुकड़ा रख लेता है। खैर फेंडी जाकर बाथरूम में छिप जाता है कि तभी उसके पास वही सेम गोस्ट आता है जो कि उस लेडी का था। इस लेडी का भूत जो होता है वो अपना सर दरवाजे पर बार बार पटक रहा था और वो अंदर आकर फेंडी के ऊपर हमला कर देती है। वो उस पर खून की उल्टी करती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। फेंडी इन सबसे बहुत ही ज्यादा सहम गया था। वो बाथरूम से बाहर निकलकर भागने लगता है और फिर वो किसी को देखकर काफी डर जाता है और अब सीन मिरुल पर शिफ्ट होता है जो कि बाहर निकलकर देखने लगता है कि फेंडी कहाँ पर है। तभी उस पर वो मास्क वाला व्यक्ति हमला कर देता है। अब उस घर के अंदर 3 गोस्ट मौजूद थे। पहला असल में उस लेडी का गोस्ट होता है जिसे उस मास्क वाले व्यक्ति ने ही शुरुआत में खत्म कर दिया था। दूसरा एक आदमी का था और तीसरा उस फांसी लगे आदमी का और चौथा यहाँ पर वही मास्क वाला व्यक्ति है। खैर उस आदमी ने मिरुल के शोल्डर में स्टैब कर दिया था, लेकिन मिरुल ने भी वही बॉटल का पीस उस आदमी के पेट में घुसा दिया था, लेकिन उस आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मिरुल जल्दी से भागकर ऊपर जाता है जहां पर वो फेंडी को देखता है जिसके पीछे पीछे वो एक रूम तक पहुंच गया था और वहां उसे एक चादर के नीचे कोई दिखता है। उसे लगता है कि वो फेंडी है, लेकिन चादर के नीचे कोई नहीं था। खैर फिर मिरुल उस रूम से बाहर जाता है और बाहर उस मरे हुए व्यक्ति का भूत होता है। अब तभी फेंडी मिरुल का मुंह कवर करके उसे एक रूम में खींच लेता है। अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि कैसे वो दोनों वहां से बाहर निकल सकते हैं, तो फेंडी कहता है कि वो उस किताब को जलाकर देख सकते हैं और फेंडी के पास एक लाइटर भी था। अब वो दोनों ही बिना वक्त गवाए जल्दी से तीसरी साइड पर जाते हैं और किताब को उठाते हैं, लेकिन यहाँ जैसे ही मिरुल उस किताब को जलाने की कोशिश करता है तो लाइटर ही नहीं जलता। मिरुल सोचता है कि वो किचन में जाकर उस किताब को जला देंगे। अब वो दोनों किचन की तरफ जाने लगते हैं कि तभी पीछे से कोई मिरुल का नाम लेकर उसको पुकारता है और वो वहाँ पर वही फांसी लगा व्यक्ति था जो कि उन दोनों के पीछे होता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है। अब ये दोनों ही किताब को लेकर नीचे जाते हैं और नीचे उस लेडी का गोस्ट होता है जो कि उन दोनों को देख लेती है, तो वो दोनों वापस ऊपर भागते हैं और मिरुल किसी चीज से टकरा कर नीचे गिर पड़ता है। मिरुल देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो जिस चीज से टकराया था वो फेंडी की लाश थी। अब असल में जिसको देखकर फेंडी डर गया था वो उसी मरे हुए व्यक्ति का भूत था और उसने ही फेंडी को खत्म कर दिया था। खैर अब हम फेंडी को देखते हैं जिसकी आंखें लाल थी और वो डिमोनिक आवाज में हंस रहा था। अब मिरुल जाकर फेंडी को मारने लगता है और फेंडी यही बोले जा रहा था कि वो फेंडी नहीं है। मिरुल फेंडी को इतनी जोर से पंच मारता है कि फेंडी का सर 360 डिग्री रोटेट हो जाता है, लेकिन जो फेंडी होता है वो उसे ही घुमाकर सीधा कर देता है और मिरुल को समझ आ गया था कि ये पक्का फेंडी है ही नहीं। खैर अब मिरुल भागकर एक कमरे के अंदर छुप गया था जहां पर उसी व्यक्ति का भूत आ जाता है, तो मिरुल उसे पंच करके नीचे गिरा देता है और वो समझ जाता है कि ये गोस्ट भी मार सकते हैं एक दूसरे को। अब मिरुल उस आदमी के सर में से उसी एक्स को निकाल कर उस आदमी को खत्म कर देता है, या फिर ये कहें कि उस आदमी के गोस्ट को ही मार देता है। फिर वो बाहर जाता है और फेंडी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो मिरुल पर हमला करने जाता है, लेकिन मिरुल उसको भी खत्म कर देता है। फिर मिरुल किताब लेकर नीचे जाता है और नीचे उसके ऊपर
ऊपर उस लेडी का भूत हमला करता है, लेकिन मिरुल उस किताब से मार मार कर उस लेडी के ही सर को क्रश कर देता है। खैर अब वो जल्दी से किताब को लेकर किचन के अंदर जाता है, लेकिन सिलेंडर खाली था। अब मिरुल बहुत ही ज्यादा बेबस हो चुका था और वो काफी दुखी होता है। लेकिन इतना कम नहीं था कि तभी वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति वहां पर आ जाता है और वो मिरुल के ऊपर हमला करने लगता है। वो मिरुल के पेट में स्टैब कर देता है और फिर वो मिरुल को स्टैब करके खत्म करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम एक रोशनी को देखते हैं जो कि उस मास्क वाले व्यक्ति को कमजोर कर रही थी। हम देखते हैं कि मिरुल और फेंडी बेहोश थे और जहाँ पर अभी वो दोनों हैं वो असल में एक दूसरी दुनिया है, या फिर ये कहें कि स्पिरिट वर्ल्ड है। और रियल लाइफ के अंदर वो पहले वाले घर के अंदर ही मौजूद थे लेकिन बेहोश थे, और दूसरी दुनिया में वो ट्रैप हो गए थे उस रिचुअल को करने के बाद। लेकिन इसायक और लैला जो होते हैं वो यहाँ आकर मिरुल को असली दुनिया में लेकर आते हैं, जिसके बाद में इसायक मिरुल से फेंडी के बारे में पूछता है क्योंकि उन्हें फेंडी को भी असल दुनिया में वापस लेकर आना होगा। खैर दूसरी दुनिया के अंदर फेंडी जिंदा था और वो उठकर नीचे आता है, लेकिन वहाँ पर वो मास्क वाला व्यक्ति फेंडी की थाई में स्टैब कर देता है। अब फेंडी उससे बचकर किसी तरह से ऊपर जाता है और वो रेंगता है, लेकिन वो मास्क वाला व्यक्ति जो होता है वो फेंडी को पकड़ लेता है और बार बार उसके पेट में स्टैब करने लगता है। फिर वो फेंडी के सर में स्टैब करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ लैला और इसायक दोनों आ गए थे। इसायक यहाँ चैंटिंग करने लगता है और वो मास्क वाला व्यक्ति कमजोर हो गया था, यानी कि जो रोशनी यहाँ पर आई थी वो कुछ और नहीं बल्कि इसायक और लैला ही कर रहे थे। मौका देखकर फेंडी भी वहाँ से भाग जाता है और फिर इसायक, लैला और फेंडी एक दरवाजे से असल दुनिया में आ जाते हैं, यानी कि इन दोनों की कॉन्शियसनेस इस दुनिया के अंदर आई थी जो कि जिंदा हुए इंसान की स्पिरिट को लेने आई थी। और देखा जाए तो यहाँ पर ये जो मास्क वाला व्यक्ति है ना, वो इंसानों की जो स्पिरिट होती है उसको कमजोर करके उनको खत्म करना चाह रही थी ताकि वो असल दुनिया के अंदर भी खत्म हो जाएं। खैर फिर हम मिरुल को देखते हैं जो कि डर कर उठ जाता है और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर वो जाकर देखता है कि फेंडी भी ठीक है और वो सो रहा है। फिर लैला मिरुल को बताती है कि उन्होंने भी उस किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो किताब बार बार उस कमरे में आ जाती है क्योंकि वो घर असल में शापित है। असल में वो घर उसके भाई का था और उसके मरने के बाद वो घर उसके भाई के बेटे एडम और बहू मैसारा का हो गया और ये दोनों ही डेविल को पूछते थे। खैर मिरुल बताता है कि उसने एक लाल कपड़ों में किसी लेडी को देखा, तो लैला बताती है कि जिस दिन उस घर के अंदर 3 खून हुए थे उस दिन लैला ने सपना देखा था कि मैसारा ने डेविल के सामने ओथ ली थी, यानी कि शपथ ली थी, और उसने तब लाल कपड़े पहने हुए थे और तब के बाद वो लाल कपड़े ही पहनने लगी। खैर उसे नहीं पता कि मिरुल ने किसको देखा था, लेकिन वो घर शापित है और उसे ये पता है, और अगर वो और फेंडी वापस असल दुनिया में नहीं आते तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाते। खैर लैला मिरुल को एक फोटो एल्बम भी दिखाती है। मिरुल उसके अंदर उसी व्यक्ति को देखता है जिसे वो मूवी की स्टार्टिंग में मिला था और वो ये बात लैला को भी बताता है, लेकिन लैला उसको बताती है कि वो एडम है और साथ ही साथ उसकी वाइफ मैसारा, और वो दोनों 2 साल पहले एक कार हादसे में मारे गए थे। यानी कि शुरुआत में कार के अंदर हमको 2 लोग दिखाई दिए थे, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो एडम और मैसारा ही थे, और इसलिए मैंने कहा था कि हमें लेडी की शक्ल दिखाई नहीं गई थी। खैर अब हम पास्ट के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो 3 खून जो हुए थे उस घर के अंदर असल में वो 2 साल पहले घटित हुए और एडम और मैसारा जिंदा है और उन्होंने मरने का नाटक किया था। असल में हुआ ये था कि उस दिन जब एडम मिरुल और फेंडी से मिला था तो उसने उनसे हैंडशेक किया था और उसने उनको हिप्नोटाइज कर दिया। असल में वो घर असली क्राइम सीन था ही नहीं, वो तो एडम ने उन्हें वहां पर जाने के लिए कहा था और फेंडी को उसने वहां जाकर किताब पढ़ने के लिए कहा। हम देखते हैं कि मैसारा की आंखें लाल हैं, यानी कि वो डेविल की स्पेशल बन चुकी है, और एडम लोगों को हिप्नोटाइज करके उस घर के अंदर भेजता है और उनको दूसरी दुनिया में फंसा देता है, यानी कि वो स्पेशल शब्द बुलवाकर, जो कि शायद से हेल होगा, और वहां पर वो सैक्रिफाइस के लिए लोगों को भेजा करते। यानी कि मैसारा और एडम कभी खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा दिखाया था कि वो दुनिया की नजरों में खत्म हो जाएं और उसके बाद वो इस तरह के क्राइम को करते रहेंगे, यानी कि लोगों को डेविल के यहाँ पर भेजते रहेंगे सैक्रिफाइस के लिए। खैर अब मैसारा एडम से कहती है कि मिरुल जो है वो पहले वाले व्यक्ति जैसा दिखता है, तो एडम कहता है कि हाँ वो ठीक वैसा ही दिखता है, लेकिन असल में वो है नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिस आदमी ने मास्क पहना हुआ था और मूवी की शुरुआत में उस लड़की को भी खत्म किया, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो मिरुल का ही ट्विन ब्रदर लुकमान था। खैर अब हम देख पाते हैं कि असल में लुकमान के साथ क्या हुआ था। तो वहाँ एडम आता है और वो लुकमान को खुद को खत्म करने के लिए कहता है और लुकमान ठीक ऐसा ही करता है। फिर एडम जो होता है वो उसी मास्क को पहनता है और मैसारा के साथ नाचने लगता है, और ये सब असल में 2 साल पहले की बात थी क्योंकि मैसारा की आंखें प्रेजेंट में लाल हैं और इस सीन में उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। यानी कि इसके बाद मैसारा ने डेविल के सामने ओथ ली होगी जिसके बारे में लैला ने सपना देखा था, और लैला ने यहाँ पर 3 खून की बात करी थी क्योंकि यहाँ पर तीसरा खून किसी और का नहीं बल्कि लुकमान का खुद का हुआ था, और ये चीज करी थी एडम ने लुकमान को हिप्नोटाइज करके ताकि वो खुद को ही सैक्रिफाइस कर दे और उस दुनिया में चला जाए जहाँ पर डेविल रहता है। और यही सेम चीज उसने मिरुल और फेंडी के साथ करने की कोशिश करी
करी थी, लेकिन वक्त रहते इसायक और लैला ने उन दोनों को बचा लिया। बेसिकली हिप्नोटिज्म से उनको बाहर निकाल लिया था। और बात रही कि लुकमान के साथ ऐसा क्यों करा गया, तो शायद से लुकमान को एडम ने हिप्नोटाइज करके दूसरी दुनिया में ट्रैप कर दिया था, उसे खत्म कर दिया था और उसकी स्पिरिट वहीं पर कैद होकर रह गई, ताकि वहां पर एडम लोगों को ट्रैप कर सके और लुकमान वहां आते ही उनको खत्म कर दे, यानी कि सैक्रिफाइस करने के लिए डेविल के लिए। और हो सकता है कि लुकमान भी शायद डेविल को ही पूछता होगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी दज्जाल यानी कि नाइट ऑफ डिसेप्शन फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर मेन जो कैरेक्टर था ना वो खाली दो हैं, यानी कि एडम और मैसारा। अब इन दोनों ने 2 साल पहले किया ये था कि अपनी ही मौत को फेक कर दिया था, जिसके चलते सबको ये लगा कि ये खत्म हो गए, लेकिन असल में ये डेविल को पूज रहे थे और उन्होंने यहाँ पर डेविल को भी बुला रखा था। ये घर बेसिकली श्रापित हो रखा था, जहाँ पर लोगों को सैक्रिफाइस की तरह ये लोग भेजा करते। एडम लोगों को हिप्नोटाइज करता था और यहाँ पर भेज दिया करता, जिसके बाद में वो उनको मजबूर करता था और वो खुद को ही खत्म कर लिया करते। इन्होंने लुकमान को अपना खास बना लिया होगा, या फिर शायद से उसने अपनी विल से ऐसा किया हो, क्योंकि वो डेविल वाली दुनिया में जाकर उनको खत्म करने की कोशिश करता था, वहां पर जो लोग भी जाया करते। अब ये लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको वो चीजें दिखाया करते थे जो कि वहां पर होती नहीं थी। जैसे कि शुरुआत में जब मेरुल और फेंडी इस घर के अंदर आए तो वो यहाँ पर आए थे किस वजह से, क्राइम सीन को लेकर, और उनको यही चीज दिखाई गई थी हिप्नोटाइज करके। लेकिन यहाँ पर वो जो किताब वाली चीज थी ना वो बिल्कुल रियल थी, और वो जो मास्क पहना हुआ व्यक्ति जो इनको तंग कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद एडम था। अब मेरुल और फेंडी ने यहाँ पर किया क्या, बचने के लिए उन दोनों ने इस किताब को पढ़ लिया था। अब किताब पढ़ने के बाद में वो डेविल की दुनिया में पहुंच गए थे, यानी कि उनकी सोल पहुंच गई थी। वो यहाँ बेहोश पड़े हुए थे, जिसके बाद जब लैला और इसायक को इस बारे में पता चला तो वो समझ गए थे कि चीजें फिर से पहले जैसे होने वाली हैं, यानी कि शुरुआत वाली लेडी जो खत्म हुई थी और यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे ही खत्म हो चुके थे। तो लैला और इसायक ने मेरुल और फेंडी को बचा लिया था। वो उनकी स्पिरिट्स को उस दुनिया से वापस असल दुनिया में ले आए थे। उसके बाद में जो लैला होती है वो मेरुल और फेंडी को अपने ही घर पर ले आती है, जहाँ पर वो दोनों उठ जाते हैं। और तब जाकर लैला उनको असलियत बताती है कि जो व्यक्ति यानी कि जो कार के अंदर कपल उनको मिला था वो कोई और नहीं बल्कि एडम और मैसारा ही थे। यानी कि ये घर जो था वो लैला के भाई का था, और उसके खत्म होने के बाद में ये घर एडम और उसकी बहू को मिल गया, यानी कि लैला के भाई के बेटे एडम और उसकी बहू को। और वो दोनों ही यहाँ पर डेविल को माना करते थे, तो एज अ सैक्रिफाइस यहाँ पर वो लोगों को भेज दिया करते। और एक और इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पर आपको समझ में आई होगी कि जब यहाँ पर मेरुल शुरुआत में आया था तो उसने ये कहा था कि उसे डेजा वू फील हो रहा है, तो असल में उसका ट्विन ब्रदर लुकमान भी यहाँ पर एक समय पर आया था, जिसके चलते उसे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ उसने ये चीज पहले भी फील करी थी, वो काइंड ऑफ एक कनेक्शन जो होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी ये फिल्म और ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इनकेस अगर आपका कोई डाउट है तो आप जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड इन केस आपने द बेबी इन द बास्केट फिल्म को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।